इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा हाथ जो अदृश्य है, दिखता नहीं है। किसकी बात हो रही है? क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ रहे हैं हम लोग इनविजिबल हैंड कहाँ पर यूज हो सकता है। इनविजिबल हैंड यहाँ पर हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट का हाथ। मार्केट का हाथ जिसके दो हाथ हैं एक्चुअली, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। समझते हैं पूरा कंसेप्ट ये कहाँ से आया, इसका बर्थ कहाँ से हुआ। देखो, जो ये कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड का, होता क्या है तो अभी हम बताऊंगा। इसको दिया था एडम स्मिथ ने, एक इकोनॉमिस्ट था बहुत फेमस। इसने किताब लिखी थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। 1759 में लिखी गई थी ये किताब। यूपीएससी वगैरह में कोड करने को कोई नहीं बोलेगा, ये ना इनविजिबल हैंड समझाएगा, लेकिन यूपीपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर ये चीज आ सकती है, या तो उस बंदे की बुक का नाम या फिर कौन से साल के अंदर मतलब लिखी गई वगैरह, ऐसे पूछना पसंद होता है ऐसे एग्जाम को। और ये तो वैसे भी टफेस्ट प्रीलिम्स है, इसका होता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाद में दूसरी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें भी इस बात का जिक्र करा गया। देखो होता क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है इनविजिबल, ये एक अनदेखा मार्केट फोर्स मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है कि जितने भी गुड्स की डिमांड या सप्लाई एक मार्केट के अंदर होती है, अपने आप ही उनका रेट सेटल हो जाता है मार्केट के अंदर, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, बस ये आप नया नाम सुन रहे हो। आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर इकोनॉमिक्स के शुरू से फर्स्ट से लेकर 12th तक अगर अटेंड करे थे मेरे, आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी, भैया सप्लायर मार्केट में तभी कुछ बेच सकता है जब अगर कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार हो, बायर उसको उस रेट पे। हमारे पूरे लेक्चर्स का जिस तो यही है ना, इस वाले चैप्टर का। आप कोई भी चीज मुझे तभी तो बेच सकते हो अगर मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी मर्जी से खुश होकर बैठे हो, यार मैं 500 करोड़ हो गया ना, छोले भटूरे की एक प्लेट बेचूंगा, लोग खरीदेंगे मुझसे, बैठे रहो जिंदगी भर, है ना, कौन खरीदेगा बताओ। तो यहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक बैलेंस होना। डिमांड और सप्लाई जो होती है गुड्स की फ्री मार्केट के अंदर, फ्री मार्केट मतलब क्या है, एक टर्म आएगी फ्री मार्केट के साथ साथ लेजे फेयर, लजीज फेयर भी बोलते हैं कई लोग उसको, लाजे फेयर भी बोलते हैं, लाजे फेयरी भी बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड है, डोंट वरी, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फ्री मार्केट और लाजे फेयर इकोनॉमी एक ही बात होते हैं। यहाँ पर पता क्या होता है, इसका वर्ड का मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लाजे फेयर या फ्री मार्केट मतलब बस क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ध्यान से सुनना, नहीं होती का मतलब या तो ना के बराबर होती है, या फिर होती भी है तो डेट इज वेरी मिनिस्क्यूल, वेरी मिनिमम, सिर्फ ये देखने के लिए कि प्राइस को डिस्टॉर्ट ना करे और किसी भी तरह की मतलब धांधलेबाजी और स्मगलिंग वगैरह ना हो, और गुड्स फेयर अमाउंट में सबको मतलब मिले। ठीक है, बताता हूं अभी पूरा कंसेप्ट। तो ये फ्री मार्केट मैकेनिज्म के अंदर डिमांड और सप्लाई जब गुड्स की होती है, ऑटोमेटिकली वो इस प्रकार से बिहेव करे कि दे आर, मतलब हमें ऐसा दिख रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट और सब लोगों का इससे फायदा हो रहा है। मतलब जो सप्लायर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, खरीदने वाले भी उसको इस प्रकार से खरीद रहे हैं कि एक फेयर प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये लाजे फेयर इकोनॉमी और इनविजिबल हैंड, ये ज्यादातर दोस्तों अगर चाहो तो लिख लेना, ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज प्लस यूएसए की इकोनॉमी के अंदर, या फिर आप कुल मिलाकर एक शब्द बोल दो, वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर ये वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता ये वाली चीज, क्योंकि हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे हैं वैसे भी। अब आगे एडम स्मिथ ने एक कंसेप्ट और दिया था इनविजिबल हैंड के साथ साथ, लाजे फेयर इकोनॉमी या फिर लाजे फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसने कहा था जो ये फ्री मार्केट्स होती हैं, फ्री मार्केट्स मतलब क्या, जहां पर मार्केट का इनविजिबल हैंड जिसके दो बच्चे हैं, डिमांड और सप्लाई, वो इस प्रकार से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वे में बिहेव करती हैं कि वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेती हैं यूजिंग कंपटीशन, सप्लाई, डिमांड और सेल्फ इंटरेस्ट, कि ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई बिना गवर्नमेंट के रेगुलेट करे ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर हर चीज का एक प्राइस निकल कर आ जाता है। ठीक है, लाजे फेयर ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है जो कि 18वीं सेंचुरी से ज्यादा प्रचलित होना, पॉपुलर होना शुरू हुई थी, और ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का पार्ट है। अब देख लो ना, जब वर्ड आ गया कैपिटलिज्म, इसलिए मैंने आपको बोला था यूरोपियन नेशंस और यूएस। ठीक है,
हमारे तो ना कैपिटलिज्म फॉलो होता है ना सोशलिज्म, हम तो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर वी आर ओरिएंटेड टुवर्ड सोशलिज्म, गवर्नमेंट इज द किंग ज़्यादातर, लेकिन वैसे मिक्स इकोनॉमी मॉडल है। एडम स्मिथ के ना 4 शस्त्र हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, कि जिस भी कंट्री को अगर ये चाहती है कि वो अच्छा टैक्सेशन रेवेन्यूज को प्राप्त हो जाए तो उनको इन 4 कैनन्स का यूज करना चाहिए। अब आप कहोगे सर जी कैनन क्या होता है? कैनन का मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है सिंपली रूल एंड प्रिंसिपल। रूल एंड प्रिंसिपल को कैनन कहते हैं। और इसने अपनी जो बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें एडम स्मिथ ने बोला था कि 4 कैनन्स क्या होते हैं टैक्सेशन के। एक तो इक्वालिटी के बेसिस पर सबसे टैक्स लो, दूसरा सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, धंधा पानी चल नहीं रहा है किसी का और तुम फिर भी टैक्स वसूले जा रहे हो, दैट इज नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी का मतलब जैसे गूगल क्रोम में डालोगे ना इकोनॉमी मीनिंग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? बताओ। हाँ आ जाती है, इसलिए मैंने आपको बोला गवर्नमेंट का शैली जैसे ये पूछिए कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या मार्केट में? इसलिए मैंने बोला या तो इंटरफेरेंस होती नहीं या तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होती है, मिनिस्क्यूल, यही चीजों को देखने के लिए शैली कि मतलब मोनोपोली वगैरह ना हो मार्केट के अंदर। अब जैसे अमेरिका के अंदर लाजीज फेयर और ये जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है या फिर जिसको हम इनविजिबल हैंड बोल रहे हैं, ये यही वहां पर चलता है, वहां पर सरकार इंटरफेयर नहीं करती है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी अमेरिका में ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब सिर्फ टॉप सेक्शंस के लोग ही खाना खा पा रहे हैं या गाड़ियों में घूम पा रहे हैं या फिर बाइक सबके पास, बाइक मतलब सिर्फ उन्हीं के पास रहती है। वहां पर भी अमीर गरीब का फर्क होता है लेकिन बहुत उनके बीच में गैप मतलब कम है। ठीक है, ये चीज है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रहा है। हाँ वेरी गुड, वेरी अच्छा क्वेश्चन है कि बिना गवर्नमेंट के कैसे हो जाता है जब कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, होता मार्केट फोर्सेस की वजह से। वेरी गुड मयूर। ये डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेती है अपने आप को। जैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, ये वही वाली बात है, आपके घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, गर्मी की छुट्टियों में आपके सारे कजन्स आए हुए हैं शैली, ठीक है, ऐसा मान लो सारे कजन्स आए हुए हैं। अब घर पे बन रही लौकी की सब्जी, तोरे की सब्जी, दाल चावल, सब लोगों ने कहा यार ये रोज खाते हैं, खाने वाली चीज़ है ये, हम लोग सारे कजन्स मिल रखे कुछ अच्छी चीज़ बनाओ। तो सबने बोला शैली बहन यार तू खाना बना, यार तू बहुत प्यारा खाना बनाती है, तू खाना बना। आपके कजन्स ने आपको ऐसा बोला, ठीक है, तो आपने क्या करा शैली कि आपने बोला यार तुम जो आइटम बनवा रहे हो बहुत मेहनत लगती है उसमें मैं सबकी सारे भाइयों की इकलौती बहन हूँ, सब लोगों को मुझे कम से कम 100 रुपये देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? हुआ क्या, वो रेडी हो गए कि हम दे देंगे, कोई बात नहीं, आज यार भरपूर या बढ़िया सी पाव भाजी या छोले भटूरे या फिर कोई केक और मतलब पेस्ट्री वगैरह बनाकर खिला दो यार। यहाँ पर क्या करा कि सरकार ने या किसी चीज़ ने कुछ करा के बताया कि शैली को क्या बनाना क्या नहीं बनाया, सामने वालों ने डिमांड करी, आपने सप्लाई करी, ऑटोमेटिकली आपके बनाए हुए खाने का एक प्राइस निकल कर आ गया। इनविजिबल हैंड हो गया कि नहीं हो गया? घर पे बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? एक और एग्जांपल बता देता हूँ उसका प्यारा, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को समझ, मतलब आप कहोगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्या बात कर रहे हो, लेकिन भाई ये ऐसी चीज़ है, रियल है, ये मैंने बहुत थॉरो स्टडी कर रखा है इन सब चीज़ों के ऊपर। मेरी शादी हो गई और पहला दिन है, और पहले दिन में एक रीति रिवाज के तौर पर मेरी वाइफ को किचन में एंट्री दी मेरी मम्मी ने और उनसे बोला कि बेटा खाना बना दो, मतलब आप सबके लिए आज एक पकवान बनाओ, ऐसा ऐसा करके हमारे घर पे रीति रिवाज फॉलो होते हैं। उसने गाजर का हलवा बनाया, छोले भटूरे बनाए, पाव भाजी बनाई, पुलाव बनाए, मटर पनीर बनाया, लस्सी बनाई, मैंगो शेक बनाया, बहुत कुछ बनाया उसने, मतलब क्योंकि सारे मेहमान रिश्तेदार जितने शादियों में आए हुए थे सारे लोग रुके हुए, और मेरी बीवी ने मतलब बढ़ चढ़ के हाथ लगवाया सारे खाने के अंदर और बढ़िया करा। जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे मेरी फैमिली के, उसके खाने जितने लोग चखते जाएंगे तो सारे मेरे ताया, मेरे मौसा जी, मेरे कोई जीजा जी, कोई दादा नाना जी, ये सब लोग 5-5 हज़ार, 11-11 हज़ार, 500-500 रुपये का शगन उसको देते जाएंगे। बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा? यहाँ पर कोई सरकार आई घर पे कंट्रोल करने, लेकिन मैंने कहा अरे यार
तुम बोलो तो मैं ऐसे लोगों को रोज बुला लूँ, तुम रोज खाना बना बना के खिलाती रहो, रोज हमारे पास 20,000 रुपये आते रहेंगे। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एक शगन के तौर पर डिमांड करी लोगों ने कि भैया आपकी बहू कितना अच्छा खाना बना सकती है। तो मैंने बोला अभी दिखाता हूँ कि भाई दीपांग की वाइफ है, ऐसी वैसी वाइफ थोड़ी ना है, अभी दिखाता हूँ उसका टैलेंट। तो भरपूर उसने खाना बनाया और सप्लाई करा सबको। ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिक प्राइस निकल कर आ गया, इनविजिबल हैंड लग गया। बताओ, उसके हाथ खाने पे लगे लेकिन पैसों में इनविजिबल हैंड लग गया। घर पे तो कोई मुद्दा था ही नहीं। बताओ मुझे जरा, समझिए ऑटोमेटिकली कैसे रेगुलेट होता है। एक काम वाली आ रही है, एक घर पे, लास्ट एग्जांपल, एक काम वाली आ रही है, खाना बनाने वाली आ रही है, काम वाली छोड़ो, खाना बनाने वाली होती है। अगर तुम्हारी सोसाइटी में रेट अगर फिक्स भी है कि खाना बनाने वाली के 2,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ या 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, हर किसी से थोड़ा बहुत लेन देन ऊपर नीचे करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, करते हो? अगर भले ही पुरानी वाली खाना बनाने वाली को 2,000 रुपये दे रहे थे, फिर भी नई वाली से कहते हो देखो 1,600 में बनाना है तो बना दो, पुरानी वाली तो 1,500 में बना रही थी, हम तो फिर भी तुम्हें 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। तो तुम कहोगे फिर बात होते होते मतलब अगर बिगड़े ना, चलो 1,800 में तुम्हें दे रही हूँ, फिर भी तुमने 200 रुपये बचा लिए पिछली वाली के खाना बनाने वाली के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या वर्क करा? तुम डिमांड कर रहे हो कि खाना बना दो, वो सप्लाई कर रही है जी हाँ खाना बना दूंगी मैं, ऑटोमेटिकली एक उसका प्राइस निकल कर आ गया कि 1,800 रुपये 30 दिन का ये खाना बना कर जाएगी, या 25 दिन का 20 दिन का खाना बना कर ही जाएगी, 2 टाइम आएगी और उसको 2,000 रुपये मिल जा रहे हैं। बताओ मुझे जरा समझ में आया? इनविजिबल हैंड, मार्केट मैकेनिज्म। हर जगह सरकार की जरूरत नहीं होती है, ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को चला रही है। जैसे पार्ले जी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैंने ये बताया था कि 500 रुपये का वो पार्ले जी है। अब वो पार्ले जी का टारगेट ये है कि हम ज्यादा ब्रॉडर पॉपुलेशन को टारगेट कर ले। अब पता क्या है भाई, मेट्रोपॉलिटन शहर में भले ही भाई पार्ले जी कोई नहीं खाता, लोगों का ध्यान ना मतलब बर्बन भी नहीं, ओरियो की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहता है। लेकिन आज भी मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, पता है पूरे एशिया में पार्ले जी का नाम है। गरीब लोगों का मतलब सबसे प्यारा बिस्किट है। गरीब लोगों को क्या भाई, ट्रैवल कर, मुझे कोई बुरा नहीं लगता पार्ले जी यार, ठीक है भाई। एक लेक्चर मैंने बोला था कि कुत्ते खाते हैं ज्यादा ज्यादा, मतलब वो करके यार 500 रुपये का वो बिस्किट भाई चाय के साथ ना, अगर सुबह मैं 6 बजे की चाय से उठ के मैं ओरियो क्रीम बिस्किट नहीं खा सकता है, सॉरी, मैं बासी मुंह के साथ मैं पार्ले जी डुबा कर खा सकता हूँ, मैं चाय में डुबा कर। और ये हर एक हिंदुस्तानी की फितरत है। रेलवे स्टेशन में भैया पार्ले जी मिलता है, ओरियो का पैकेट नहीं मिलता। तो ये वही वाली बात है कि इनविजिबल हैंड से मतलब जैसे पार्ले जी है कि मतलब वो ज्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है। अब एग्जाम्पल इसी कोर्स का ले लो, जैसे आप लोगों यार टारगेट अगर मैं दिमाग में बताऊं, अगर मुझे बिजनेस सेंस अगर चलानी हो, तो मैं कल को अगर मेरे पास 5 लाख लोग आ जाए मेरा कोर्स ले लें, मैं ये कहूं यार ये 1-1 लाख वाले ये विजन वाले और ये सब चार्ज करते हैं, मेरे पास 5 लाख लोग चले आ रहे हैं, मैं उनकी फीस 99 रुपये पर मंथ भी करके लाखों रुपए कमा लूंगा। मुझे क्योंकि पता है भीड़ आ रही है एक साथ मेरे पास, और 999 कर दी तो और ही मजे। और उसमें से अगर मैंने ये खरीदने वाले मान गए 9,999 रुपये का एक ही बार में लाइफ टाइम देकर मैंने खत्म कर दिया उनको कि एक ही फीस दे दो, खत्म है ये, लो हो गए मजे। 5 लाख से कैलकुलेट कर लो 10,000 रुपये को, करोड़पति में बन गया। ये चीज़ है। तो बहुत सारी जैसे पार्ले जी ना यही दिमाग वो लगाता है, वो छोटा छोटा मार्जिन निकाल लेता है, लेकिन उसी के बदौलत उसका बहुत कुछ चल पाता है। मैगी गिरने के बावजूद भी फ्लॉप नहीं हुई 2016-17 में, जबकि इस पे वो आ रहा था कि मैगी मतलब कैंसरस एलिमेंट है इसके अंदर, ये खराब है, ये वो है ना, लेड है और वो करके कैंसर पहुंचा सकता है ये। लेकिन उसके बाद भी नहीं पिटी वो मैगी, दोबारा उठ के रॉकेट बन गई। नेस्ले का शेयर बहुत नीचे आ गया था, उसके बाद रॉकेट, बहुत पैसा कमाया था मैंने उससे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रेट, छोटा सा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जेएम केन्स ने दिया था, जिसने मैक्रोइकोनॉमिक्स की शुरुआत करी थी, जॉन मेनर्ड केन्स, ठीक है। ये बोलता है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि लोग ना, जब भी क्या होता है कि रिसेशन आता है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक रिसेशन का ये मतलब होता है, मैं आने वाली क्लास के अंदर समझाऊंगा, डिप्रेशन और रिसेशन, मतलब डिप्रेशन इन द सेंस ये ह्यूमन वाला डिप्रेशन नहीं, इकोनॉमिक डिप्रेशन और रिसेशन में तुम्हें बताऊंगा। अब जैसे वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था जो आया था 1929 में, लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? आपने जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की मूवी देखी है देसी बॉयज? उसमें रिसेशन आता है जब जॉन अब्राहम को निकाल देते हैं नौकरी से, वो डिप्रेशन नहीं होता, वो रिसेशन आया होता है।
कुल मिलाकर इकोनॉमी की जब बैंड बच चुकी होती है ना, आप ऐसा समझो बैंड बच चुकी होती है। मैं अभी बिल्कुल नहीं बताने वाला आपको रिसेशन डिप्रेशन का मतलब और फर्क, आने वाले लेक्चर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप बहुत डिटेल में सीखोगे, क्योंकि ये छोटी बात एक लाइन में मैं बता दूं ऐसा नहीं होता। ये लोग जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है और लोगों की जॉब चली गई, तो पता है क्या होता है, जो ऑफिस की बात है, जब जॉब चली गई यार मैं तो सेव करने का ट्राई करूंगा ना, मैं 5-5 रुपए 1-1 रुपए बचाने का ट्राई करूंगा। मैं क्यों भाई KFC में खाता फिरूंगा, वो करूंगा। मैं तो घर के दाल चावल में भी भाई 1 चम्मच नमक निकाल लूंगा कि भैया जॉब ही नहीं है अब तो यार, बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनको पालना है, ये वो करना है, ठीक है। तो ये बात आता है कि लोग ना सेविंग जो है वो ज़्यादा करने लग जाते हैं इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे, और यही चीज़ जहर बन जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दिस इज डेट्रीमेंटल, जहर बन जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, समझो उसको। जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वो सेव करते हैं, पाई पाई बचाते हैं, पेनी बाय पेनी बचाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। और आप कहोगे, आप प्रीवियस लेक्चर से आई थिंक आपको याद होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ओवरऑल डिमांड। ये डिमांड गिर जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली इसकी वजह से गिर जाती है। और यही पता है क्या होता है दोस्तों, जब भी डिप्रेशन और रिसेशन होता है ना किसी भी कंट्री के अंदर, इसलिए इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाते। पता है क्यों? लोग पैसा बचा बचा के रखने लग गए। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, लोग खरीद नहीं रहे हैं तो प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो खरीद नहीं रहा है। तो इनविजिबल हैंड या जितने भी कंसेप्ट, मतलब हम लोग कहें सोशलिज्म का कंसेप्ट, मार्केटिज्म का कंसेप्ट, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट, लाजीस्फेयर का कंसेप्ट, ये सारे के सारे कंसेप्ट ध्वस्त हो जाते हैं, सारे के सारे गिर जाते हैं कंसेप्ट। अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड गिरती है, क्योंकि सारी चीजें कंज्यूमर की डिमांड से चलती हैं। भैया एक एरिया है, वहां पर 10 दुकानें हैं, जनता ही नहीं है, कोई भी नहीं बचा वहां पर, सब वाइप आउट हो गए, सब लोग उस शहर को छोड़ के चले गए। दिल्ली इतना महान माना जाता है, मुझे एक बात बताओ शैली, दिल्ली से सारे लोग गायब हो जाएं, एक भी ना बचे, कल को सारे लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, क्या लगता है दिल्ली का क्या होगा? कोई यहाँ पर आइसक्रीम वाला, गोलगप्पे वाला, ये पाव भाजी वाला, ये सब लोग देखेंगे क्या? बीकानेर, अग्रवाल, सबरवाल, ये कुछ होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए रिवाइव नहीं हो पाती रिसेशन और उसके बाद, क्योंकि लोग सेव करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूसी करना। रिसेशन के टाइम पे लोग कंजूसी ज़्यादा करने लगे। अब यहाँ पर कंजूसी का मतलब कोई टॉन्ट नहीं है, कंजूसी यहाँ पर मतलब लोगों की नेसेसिटी हो जाती है यार। कंजूसी तो कोई ना कोई करेगा ही ना, ऑब्वियस ही बात है ना। प्राइवेट नौकरी है भाई, कोविड आया तो लोगों ने कंजूसी नहीं करी क्या? बताओ, करी ना। यही चल रहा था, कोविड की वजह से रिसेशंस चल रहे थे इकोनॉमी के अंदर पूरे वर्ल्ड में, यही है। एडम स्मिथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बार इन भाई साहब का नाम आ चुका है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है। इन्होंने क्या कौन कौन सी किताबें लिखी? 1759 में लिखी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, 1763 में लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, 1776 में सबसे फेमस इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें से इस वाली बुक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बाकी 2 के ऊपर भी यूपीपीएससी में बन सकता है, लेकिन यूपीएससी में यूपीपीएससी में और एमपीपीएससी में इस वाली बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। जॉन मेनर्ड केन्स, इसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आपने सुना को तो बताया था मैंने। इनके क्या वर्क है? 1919 में इनके द्वारा लिखी गई इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, 1926 में एज एंड ऑफ लाजीस्फेयर, और 1936 में सबसे फेमस बुक, इसी पे इसको इंपॉर्टेंस देना, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। चैप्टर की समरी खुद पढ़ लेना, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक एजेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी सेक्टर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंडिफरेंस कर्व, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इनविजिबल हैंड, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं फंसते हैं। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। अगर सारी चीज़ों को अगर हम अनचेंज करें, यानी कि कांस्टेंट रखें, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, किसी भी गुड की डिमांड, मार्केट डिमांड जो होगी वो किन सिचुएशन में इंक्रीज होगी? अभी आपने सीखा है, मुझे बताओ, क्या जब उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तब इंक्रीज होगी क्या? बताओ, सब्स्टिट्यूट बढ़ेगी ना, ठीक है। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, 2 को एलिमिनेट करो। The good is an inferior good and income of the consumer increases.
डिमांड बढ़ेगी? ध्यान से सोच समझ के बताओ। गुड एक इंफीरियर गुड है और इनकम हो गई कंज्यूमर की इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? है ना, ये चीज है। अगर उसका प्राइस फॉल हो जाए तो ठीक है, देखते हैं, मुझे तो नहीं पता। वन एंड फोर, ठीक है, बताओ कुछ मुश्किल लगी? आपने खुद आंसर करा इसको। 19 और 20 में कोई क्वेश्चन इससे आया नहीं, 18 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने दिया था साल इसके पेपर को। ये मेरा गलत हो गया था, ये मुझे टफ लगा था। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरी रिवीजन मतलब इकोनॉमिक्स के कोई सोर्सेज ही नहीं थे उस साल, मतलब कुछ भी करके मैंने तो इकोनॉमिक्स 2020 में इम्प्रूव करी है अपनी इकोनॉमिक्स। तो इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, एक कमोडिटी है वो फ्री में दे दी गई है जनता को सरकार के द्वारा, क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप एक चीज जानते हैं ना कि एक चीज को अगर आप पा रहे हो तो दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ती है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जीरो हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इग्नोर हो जाएगी, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट से लेकर टैक्स पेइंग पब्लिक तक, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। किस पे ट्रांसफर होगी? देखो एक बार बताओ, सरकार अपनी जेब से पैसा लगा रही, इसको तो हटाई दो, ये तो किसी काम की है ही नहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को जीरो तो हो ही नहीं कभी, अपॉर्चुनिटी को जीरो, भाई गुड अगर प्रोवाइड हो रहा है ना किसी को, चाहे भले वो फ्री में कुछ भी करके, जीरो तो हो ही नहीं सकता। और इकोनॉमी भाई इतनी भी रईस नहीं है हमारी कि हम इग्नोर कर देंगे उसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अरे छोड़ो यार, कल देखी जाएगी, आज खर्चा करो, आज सारा पैसे लुटाओ, कल देखेंगे कल कहाँ से इंतजाम होता है। ऐसा कोई करता है कि आप में से मयूर सैलरी आती तो ऐसा करते हो क्या? अरे आज सारे लुटा दो, महीना देखा जाएगा कैसे निकलेगा, भगवान की कृपा से निकल ही जाएगा, आज सारे लुटा देता हूँ मैं, आज सारे दान कराता हूँ रेड लाइट पे जाके पैसे। ऐसा तो नहीं करते ना, खाने पीने में रेड लाइट पे भाई लुटा दी, गाड़ी से बाहर उड़ा दी सारे पैसे, है ना। ये तो छोड़ दो, बकवास चीज़ है। लेकिन इसकी तरफ देखो, सी और डी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर हो रही, दोनों चीज़ों में ये चीज़ कॉमन है। देखो, ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, टैक्स पेइंग पब्लिक की तरफ हो रहा है या फिर सरकार की तरफ हो रहा है, ठीक है। भैया सरकार की तरफ कैसे होगा? सरकार का पैसा सरकार के बाप का थोड़ी ना है, किसका पैसा है वो? हमारा पैसा है ना, पब्लिक का, तो पब्लिक का। लेकिन मेरा गलत हो गया था, इतना दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था उधर, मैंने कुछ भी नहीं पता था मुझे, मेरा गलत हो गया था और करके भी आ गया था, जबकि मैं उस क्वेश्चन को मेंस के अंदर इससे कोई क्वेश्चन नहीं निकलते। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। छोटा सा चैप्टर था लेकिन बेस बनाने के लिए इकोनॉमी का मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और इकोनॉमिक्स में तो भाई मैं वर्ड टू वर्ड सब कुछ करवा रहता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 12 लेक्चर थे ना, ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, तो 15 लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक भी शब्द नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।